हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन परीक्षा तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत के नक्शे पे अकबर का कालक्रम चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, जैसा कि ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि अकबर का जो जीवन काल था, अकबर का जन्म बहुत ही गंभीर परिस्थिति में होता है। उसके माता पिता अकबर को छोड़कर ईरान की तरफ चले गए थे, ईरान को चले गए थे। उसके पिता का नाम हुमायूं होता है। हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, हिंदल, अस्करी, 4 भाई। हुमायूं 4 भाई थे। तो हिंदल जो था हुमायूं का भाई, हिंदल हुमायूं के विपरीत में होता है। और जबकि कामरान और अस्करी हुमायूं का साथ देते हैं हर वक्त, मतलब कि हर युद्ध में लगभग साथ देते हैं। तो कामरान और अस्करी जो होते हैं हुमायूं के भाई, ये क्या करते हैं कि जब अकबर का जन्म होता है, अभी नवजात जब शिशु होता है अकबर, इसके माता पिता ईरान चले गए थे। हुमायूं ईरान चला गया था। तो इसका पालन पोषण कौन करता है? इसका पालन पोषण इसके चाचा लोग की जिम्मेदारी बन जाती पालन पोषण करने की, कामरान और अस्करी की। तो कामरान और अस्करी इसका पालन पोषण करते हैं। तो इनकी एक नौकरानी होती है जिसका नाम महम अंगा होता है। महम अंगा ने, भाई कोई इंसान, मतलब कि कोई आदमी तो माँ का फर्ज निभा नहीं पाएगा, तो क्या होता है कि अपनी एक नौकरानी को कामरान सौंप देता है कि आप इसकी पालन पोषण कीजिए। तो अकबर का पालन पोषण उसकी नौकरानी करती है, अपना दूध पिलाती है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि नौकरानी का दूध पीकर अकबर बड़ा होता है। लगभग 13 साल की उम्र तक, अकबर जब 13 साल का हो जाता है तो इसका जो पिता होता है हुमायूं, ईरान से यहाँ पर भारत आ जाता है फिर से, और अपनी सत्ता पर बैठ जाता है। दिल्ली की सत्ता पर यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लेता है, काबुल में या फिर दिल्ली में बोल सकते हैं। तो हुमायूं जब वहाँ से आ जाता है तो अकबर को पंजाब का इलाका दे देता है। तो अकबर को पंजाब का इलाका दे दिया गया है। अब अकबर चाचा से थोड़ा तू मैं करने के बाद, मतलब कि थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा करने के बाद चल जाता है अपने पापा के, मतलब कि पिताजी के पास, हुमायूं के पास। तब इसके बाद अब कुछ दिनों बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात पटना, बिहार की राजधानी जो पटना है, यहाँ पे शेरशाह सूरी, बिहार में शेरशाह सूरी का उस समय शासनकाल चल रहा था, उसका दबदबा था उधर बिहार में। तो उधर वहाँ से, उसी के राज्य से हेमू नामक एक योद्धा या एक तरीके से राजा बोल सकते हैं, यहाँ से हेमू चलता है। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ से हेमू चलता है। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात सोचता है कि अकबर अभी 13 साल का बच्चा है, तो यहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर लें। तो यहाँ पर आता है तो अकबर का एक संरक्षण होता है, संरक्षक, जिसे हम बैरम खां के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि बैरम खां, इसका एक गुरु भी है बैरम खां। तो ये एक गुरु की तरफ, एक गुरु का व्यवहार करता है और इसका एक संरक्षक का काम करता है। तो हुमायूं ने बोला था मरते वक्त कि आप मेरे बच्चे को पालन पोषण और युद्ध विद्या में माहिर कीजिए और इसका संरक्षक कीजिए। तो बैरम खां बहुत ही अच्छे से इसका साथ देता है हर युद्ध में। तो एक युद्ध होता है पानीपत का युद्ध। अभी हम देखिए पिछले वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, पहले पार्ट का। तो पानीपत का जब युद्ध होता है तो पानीपत के युद्ध में बैरम खां स्वयं अकबर को बाहर बैठाकर, बाउंड्री लाइन के बाहर बैठाकर, ईंटों का सिंहासन बनाकर उसका, देखिए पूछता है कि ईंटों का सिंहासन पे कौन बैठा है? तो ईंटों के सिंहासन पे अकबर बैठा था 13 साल की उम्र में। तो बैरम खां ईंटों का सिंहासन बनाकर उसे बाहर बैठा देता है और बोलता है कि आप युद्ध यहाँ से देखिए, अब मैं युद्ध कर रहा हूँ। तो हेमू से इसका युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। हेमू इसमें हार जाता है। देखिए, यही जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, ये एक निर्णायक युद्ध था। अगर यहाँ पे हेमू जीत गया होता तो आज हिंदुओं का राज्य स्थापित हो गया होता, मुगलों का साम्राज्य ही खत्म हो गया होता। तो एक पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, ये भी निर्णायक होता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है बाबर के समय में, वो भी निर्णायक युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में और द्वितीय होता है 1556 में। तो ये दोनों बैटल बहुत ही निर्णायक युद्ध होते हैं। अगर यहाँ पे ये दोनों युद्ध में अगर मुगल साम्राज्य, मुगल राजा हार जाते
तो आज हिंदुओं का राज्य चलता, मुगल साम्राज्य का अस्तित्व ही खत्म हो गया होता। तो हमें हिस्ट्री में मुगल साम्राज्य पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो दूसरे राजा पढ़ते, जो भी राजा से, जैसे उस समय इब्राहिम लोदी से युद्ध हुआ था और इस समय सेकंड में हुआ था हेमू से, तो हेमू के बारे में पढ़ाया जाता। तो ये तो था अभी पानीपत का युद्ध। अब इसमें हेमू हार जाता है, तो यहाँ पे फिर से अकबर का राज्य स्थापित हो जाता है। इसके पश्चात, इसके बाद क्या होता है, बैरम खां को अकबर कुछ दिनों के लिए भेज देता है कि आप प्रधानमंत्री का पद छोड़ के चले जाइए बाहर के लिए दर्शन करने के लिए, या तो मक्का मदीना, या फिर आप एक गवर्नर का पद ले लीजिए, जब कि ये प्रधानमंत्री के पद पे इसे दर्जा दिया गया था। तो बैरम खां को बुरा लगा, ये चला जाता है, जाते रहता है रास्ते में, तो गुजरात के पास पहुंचता ही है, लगभग गुजरात के पास पहुंचता ही है, तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको मार दिया जाता है बैरम खां को किसी लड़के के द्वारा। तो बैरम खां की जो पत्नी होती है, अब पत्नी बिलखते हुए अकबर के पास जाती है, तो बैरम खां बोलता है कि ठीक है, आप रोइए मत, मैं आपसे विवाह करूंगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही एक, अकबर के पास जाती है जब बैरम खां की पत्नी, तो बोलती है कि आप, मैं क्या करूं, मेरा पति मर गया और मेरा बच्चा इकलौता है, मैं क्या करूं। तो बोलता है अकबर, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे विवाह करूंगा। तो अकबर ने इसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। तो यहाँ पर एक इतिहास बहुत बड़ा मोड़ आ जाता है अकबर के जीवन काल में। जब इसकी पत्नी से अकबर विवाह कर लेता है। देखिए पत्नी की बात करें तो अकबर की 5 पत्नियां थी। सबसे पहली पत्नी की बात करें तो सबसे पहली पत्नी रुकैया बेगम, आपको अगर यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो रुकैया बेगम अकबर की सबसे पहली पत्नी, अकबर जो इसका साम्राज्य है, अकबर की सबसे पहली पत्नी रुकैया बेगम है, जो कि उसकी एक बहन थी, अकबर की एक बहन थी, चचेरी बहन, उसके चाचा की लड़की। रुकैया बेगम कौन थी, चाचा की लड़की थी। चाचा कौन थे, कामरान और अस्करी। ठीक, तो रुकैया बेगम सबसे पहली पत्नी होती है अकबर की। उसके बाद आप देख रहे हैं बैरम खां की पत्नी से विवाह कर लेता है, मतलब जबकि बैरम खां उससे दुगना उम्र में था और ये गुरु का फर्ज निभाता रहता है। ठीक है, तब इसके बाद और जो उसका बैरम खां का जो लड़का होता है उसे खाना की उपाधि दे देता है। इतना कुछ करने के बाद अब निर्णय लेने लगता कुछ न कुछ। जब बैरम खां मर जाता है तो अकबर अकेले पड़ जाता है। अब कुछ न कुछ बड़े निर्णय लेने लगता है, जैसे कि कुछ अच्छे कर्मों में, अच्छे कामों में उसका मन लगने लगता है, तो अच्छे अच्छे निर्णय लेने लगता है, जैसे कि जजिया कर की समाप्ति कर देता है और किसानों को या फिर जो वहाँ के लोग थे उनको हर एक सामान पहुँचाता है। और क्या करता है, अपना राज्य छोड़कर खुद भेष बदलकर लोगों के बीच जाता है, अपने बारे में सुनता है कि आखिर उनका मेरे प्रति व्यवहार क्या है, मेरे प्रति उनका निर्देश क्या है, सुनता था और अपने अंदर चेंजिंग करता था। ये महान काम करते रहता है। तो इसलिए इतिहास ने अकबर को महान राजाओं की श्रेणी में रख दिया है। देखिए महान राजाओं की श्रेणी में इतिहास में 2 लोगों को रखा है, एक तो खुद होता है अकबर और दूसरा है अशोक। अशोक आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, अशोक के बारे में अगर नहीं जानते तो हम पढ़ा देंगे आपको, जो कि अशोक ने 99 भाइयों को मारकर खुद राजगद्दी पर संभाला था। इसका भी बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, अकबर तो निर्णय लेने लगा, बहुत बड़े बड़े काम करने लगा। कुछ दिनों बाद अब ये युद्ध, 1-2 युद्ध भी लड़ा अकेले और कई राज्यों को आपस में सहमति से, मतलब कि जैसे बोलता है कि अगर अपने राज्य से किसी को बेचता था तो वो मान जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर युद्ध करके उनका राज्य अपने राज्य में मिला लेता था। तो पहले के राजाओं के पास यही तो काम ही था, अपना राज्य अगर उनका राज्य बड़ा करना होता था तो या तो सहमति से मिलाते थे या तो फिर युद्ध करके मिलाते थे। तो अकबर तो युद्ध जल्दी नहीं करता था, ये बहुत ही रेयर केस में युद्ध करता था। पहले अपने राज्य से किसी को भेजता था दूत बनाकर, वहाँ पे बोलता था कि आप मेरे राज्य में मिला लीजिए। अगर वो नहीं मानते तो क्या करता था, युद्ध करना पड़ता था। तो अब देखते हैं कि मुगल साम्राज्य आज का क्या पढ़ने वाले हैं हम। मुगल साम्राज्य में देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध और अकबर का विवाह किससे होता है, जहांगीर इसमें पैदा। देखिए जहांगीर का जब पैदा होता है तो उसके बाद अकबर क्या करता है, कौन कौन से राज्य बनवाता है, तो सारी चीज़ों को देखेंगे आज की वीडियो में। देखिए ये भारत के नक्शा आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर इधर जम्मू कश्मीर है भारत का, ये पूरब का क्षेत्र है, ये पश्चिम का क्षेत्र है।
गुजरात पश्चिमी भाग में आ रहा है, तो पूरब से लेकर इधर बिहार तक और इधर गुजरात तक, यहाँ पे नीचे अगर नीचे आएंगे जब यहाँ पे दक्षिण में, इधर देखिए दक्षिण का भाग है, तो यहाँ पे कावेरी नदी तक, ये कावेरी नदी आपको दिख रही है, कावेरी नदी तक, और उत्तर में जब चलेंगे जम्मू कश्मीर तक, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कावेरी नदी तक इसका पूरा मुगल साम्राज्य का विस्तार था। इतना बड़ा विस्तार मुगल साम्राज्य का था कावेरी नदी तक। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं अकबर की, तो स्वयं अकबर का जो साम्राज्य विस्तारित था वो कहाँ से कहाँ तक विस्तारित था। अकबर का साम्राज्य देख लीजिए आप, यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, यहाँ पे पटना लिखा गया है, बिहार की राजधानी जो पटना, पहले पटना का नाम पाटलिपुत्र था। क्या आप लिखते चलिएगा जो हम भी बोल रहे हैं, अगर नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को बैक करके आप पुश करके जरूर लिखिएगा, पाटलिपुत्र, इसको लिख लीजिए। बिहार का नाम पहले, पटना का नाम क्या होता है, पाटलिपुत्र। ठीक, चलिए अब देखिए अकबर का जो साम्राज्य था, पटना से लेकर इधर मालवा, पठार, चित्तौड़, इधर असीरगढ़, देखिए असीरगढ़ का युद्ध होता है 1606 ईस्वी में, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और इधर फतेहपुर, यहाँ पे देखिए फतेहपुर है, यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं ये फतेहपुर है, यहाँ पे लिखा गया फतेहपुर। यहाँ पे मालवा, चंदेरी, देखिए चंदेरी का युद्ध, यहाँ पे जो आपको बाबर का जब हम पढ़ा रहे थे उस समय आपको चंदेरी का युद्ध के बारे में डिस्कस किया गया था। चंदेरी का युद्ध यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे देखिए मथुरा, इलाहाबाद, यहीं पे कहीं बनारस पड़ेगा, बनारस, इलाहाबाद, मथुरा, दिल्ली, पानीपत, यहीं पे पानीपत का युद्ध हुआ था। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत यहीं पे हुआ था। तो अगर आप नक्शे पे आराम से देख पा रहे होंगे तो नक्शे पे आप समझने में बहुत ही अच्छे, अगर आप नक्शे पे समझ ले रहे हैं तो भूलना मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पे पानीपत है, अब इसके ऊपर जब चलेंगे उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, यहाँ पे पाकिस्तान में देखिए लाहौर, फिर इधर काबुल। तो उस समय पूरा पाकिस्तान तो एक ही में था, आप जानते हैं। पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। जब उस समय बंटवारा नहीं हुआ था तो क्या हुआ, अकबर का साम्राज्य यहाँ से पटना से लेकर काबुल से होते हुए लाहौर तक, ये सब पूरा सिंध प्रदेश तक, इधर सिंधु नदी के तट के पास सिंध प्रदेश है, यहाँ तक पूरा अकबर का साम्राज्य विस्तारित था। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत ही लंबा चौड़ा इसका पंजाब से लेकर पूरा अकबर का साम्राज्य विस्तारित था। ठीक, चलिए देखिए हम दिखा दे रहे हैं आपको एक बार, ये पूरा अकबर का साम्राज्य है। ठीक, ये आपको लाइन जो दिख रहा है अलग से, ये पूरा अकबर का साम्राज्य विस्तारित था। बाकी जो भी बचा हुआ था ये सब मुगलों का साम्राज्य इसमें था। ठीक है, तो अब देखिए राजस्थान, भारत की जो राजधानी, भारत का जो राज्य, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में एक राजा हुआ करते थे बहुत पहले, वहां पे एक जगह आमेर। तो अब लिखिएगा, यहाँ पहले सुन लीजिए उसके बाद लिखिएगा। आमेर या जयपुर के राजा हुआ करते थे जिनका नाम भारमल या बिहारी मल होता था। वो अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिए थे। भारमल या बिहारी मल अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर देते हैं। पुत्री का क्या नाम होता है, पुत्री का नाम जोधाबाई होता है। अपनी पुत्री का वो विवाह अकबर से कर देते हैं, इसलिए क्योंकि वो जानते थे अगर हम आज अकबर से युद्ध कर रहे हैं तो हारेंगे तो जरूर, क्योंकि अकबर का जो साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसके पास सैनिक अधिक थे। तो अपने पुत्री का विवाह अकबर से कर देते हैं। हालांकि जोधाबाई बहुत सुंदर थी और सुशील थी, इसलिए अकबर को भी दिक्कत नहीं हुआ, अपना विवाह करके अपने राज्य में आमेर और जयपुर को मिला लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, जिसे हम आज गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं। तो उसे अकबर स्वेच्छा से आराम से शादी विवाह करके भी, देखिए पहले के राजा क्या करते थे, अगर कहीं अपना राज्य बढ़ाना होता था उनको, या तो शादी करते थे या वहाँ पे उस राजा को मार देते थे। अगर स्वेच्छा से अगर मिला लेता तो ठीक है, अगर अपनी सहमति से मिला लेता तो ठीक है, नहीं तो क्या करते थे, शादी विवाह कर लेते थे वहाँ पे, या फिर क्या करते थे वहाँ पे मार देते थे। तो अपने राज्य में उनका राज्य मिला लेते थे, उनका राज्य बहुत बड़ा हो जाता था। इसी तरीके से यहाँ पे जोधाबाई से भी विवाह करके वो उनका राज्य अपने राज्य में मिला लेते हैं। जोधाबाई वही है, अकबर की वही पत्नी है जो कि अब देखिए जहांगीर को जन्म देगी। तो इन्हीं से जहांगीर का जन्म होता है, जोधाबाई से ही। देखिए अगर हम जब आपको जहांगीर पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे डिटेल में।
अब क्या होता है, आमेर के राजा के पास जब अपने दूत को भेजता है तो बोलता है कि अपनी पुत्री का विवाह कर, मैं अपनी पुत्री का विवाह करके अपना राज्य स्वेच्छा से अकबर को दे दूंगा। तो ठीक है, अकबर ही मान गया, अपना उसका विवाह कर, अब उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है और पुत्री को एक उपाधि दे देता है, मरियम उज्जमानी। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, मरियम उज्जमानी की उपाधि दे देता है अकबर। तो पूछता है कि मरियम उज्जमानी की उपाधि कौन दिया, उसके पिताजी दिए या फिर अकबर के द्वारा दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि अकबर के द्वारा मरियम उज्जमानी की उपाधि दे दिया गया। अब इसके बाद क्या होता है कि इसी काल में विवाह करने के कुछ समय पश्चात जब अकबर यहीं पे होता है अपने राज्य में, तो क्या होता है कि यहाँ पर गुजरात में एक राजा हुआ करते थे, तो राजा ने विद्रोह कर दिया। गुजरात के राजा ने उस समय क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो अकबर यहाँ से गुस्से में आया, अभी पास ही में था गुजरात में, यहाँ पे आया, गुजरात के पास में था अकबर, तो यहाँ से आया गुजरात में गया तो बोला कि तुम क्यों विद्रोह किए हो। तो बोला कि भैया सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो। तो अकबर बोला कि ठीक है भाई, अगर सॉरी बोल दिए तो माफ़ कर देते हैं। तो अकबर माफ़ कर देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि अकबर यहाँ से गुजरात से कुछ समय पश्चात चलता है आगरा की ओर। आगरा की ओर जब जाता होता है, जाते समय यहाँ पे आगरा से लगभग 50 किलोमीटर पहले ही यहाँ पे एक सिकरी नामक जगह है। देखिए यहाँ पे सिकरी, यहाँ पे अगर आगरा यहाँ पे है तो सिकरी यहाँ पे है। तो सिकरी नामक जगह पे ये अकबर पहुँचा होता है अपने सैनिकों के साथ। तो अकबर को फिर से पता चलता है कि गुजरात के राजा ने विद्रोह कर दिया, ये बहुत ही बड़ा विद्रोह फिर से कर देता है। बोलता है कि अकबर बहुत ही विधर्मी है, ये है वो है, फरेब है। तो ये फिर से विद्रोह कर देता है। तो क्या करता है, जब इसको पता चलता है, ये भाई क्या करता है, इस लोगों को भड़काने का काम करता है ना गुजरात का राजा। तो जब इसको पता चलता है अकबर को, तो यहाँ से सिकरी से तुरंत बहुत ही फास्ट, मतलब बहुत ही तेज गति से 9 दिनों के अंदर, देखिए 9 दिनों के अंदर बहुत ही तेज गति से ये फिर से गुजरात पर आता है, आक्रमण करता है। और वहाँ के राजा फिर से बोलता है कि भैया सॉरी, गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन अब जब 9 दिनों के अंदर सिकरी से वो लौट कर आया है गुस्से में, तो क्या किया, ये सॉरी उसको माफ़ नहीं करता है। फिर उसके बाद इसे ये मृत्यु दंड दे देता है, मतलब मार देता है। मारने के बाद क्या करता है, अब यहाँ पर सिकरी को फतेहपुर सिकरी का दर्जा देता है। मतलब जब ये फतेह कर लेता है गुजरात पे, तो इसको सिकरी को फतेहपुर सिकरी का दर्जा दे देता है। अब देखिए क्या होता है, जब ये फतेहपुर सिकरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, फिर तुरंत 176 फीट, देखिए 176 फीट से लेकर 186 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा स्थापित करता है। बुलंद दरवाजा मतलब जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा ये है, बुलंद दरवाजा, एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा, ये सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में स्थापित करता है। और ये जो दरवाजा है ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर आपको देखने को मिलेगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, अगर आगरा में आप गए होंगे तो आगरा के रोड पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा दरवाजा एशिया का बुलंद दरवाजा है, तो ये वहीं पे लगवा दिया गया। अब क्या होता है, तो जब यहाँ पर फतेहपुर सिकरी में इसका नामकरण हो जाता है, ये जीत जाता है फतेहपुर को, फतेहपुर का जब नामकरण हो जाता है तो इसका नक्शा कैसे बनाया जाए, कैसे इसे एक माहौल में जैसे होता है ना कि कॉलोनी या तो फिर कई इलाकों में कैसे बांटा जाए, तो उस समय उसी के पश्चात, कुछ ही समय पश्चात जहांगीर पैदा होता है। अब जहांगीर भी इसी समय पैदा हो गया, तो क्या हो गया, अकबर को बहुत बड़ी खुशी हुई। तो जहांगीर की पैदा होने की खुशी में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया। तो जब निर्माण करवाना होता है तो जानते हैं कि नक्शा बनवाना होगा और वहाँ पे कई कार्य करवाने होंगे। तो सबसे पहले नक्शा जो बनवाया था अकबर, तो बहाउद्दीन, आप जानते होंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बहाउद्दीन के द्वारा फतेहपुर सिकरी का नक्शा बनवाया गया। बहाउद्दीन जो पर्शियन मतलब ईसाई कलाकार थे, देखिए वहाँ के भी, उस समय के भी इंजीनियर बहुत ही माहिर थे नक्शा बनाने में। उस समय आप अगर इस समय फतेहपुर देख रहे होंगे तो उस समय के इंजीनियर ही बहाउद्दीन ने ही नक्शा बनाया है। और आप देखे होंगे कि दिल्ली का जो लाल किला या जो भी जामा मस्जिद है, ये सब उसी समय के इंजीनियर बनाए थे। जो भी लोग थे उन्हीं लोग के द्वारा ही
आज इतने बड़े बड़े महल देखा जाता है, ठीक है, तो वो भी कम नहीं थे। तो बहाउद्दीन के द्वारा फतेहपुर का नक्शा बनाया जाता है और उसी की खुशी में अकबर, जहांगीर के जन्म की खुशी में अकबर ने फतेहपुर का निर्माण करवाया। अब देखिए, जब एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा बनकर तैयार हो गया तो यहाँ पर पूछा जाता है कि कब बनवाया गया और किसको सौंपा गया। तो बनवाया तो गया, आप देख रहे हैं, गुजरात विजय के बाद। बनवाया कब गया? गुजरात विजय के बाद एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा बनवाया गया। और सौंपा कब गया? ये सौंपा गया किसे? दक्षिण भारत की विजय के बाद। जब दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करता है अकबर, दक्षिण भारत पर जब असीरगढ़ का युद्ध होता है, देखिए हम अभी पढ़ाएंगे आपको असीरगढ़ का युद्ध। जब दक्षिण में युद्ध करता है, तो जब इसका विजय हो जाता है तो यहाँ पे इसे सौंप दिया जाता है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को। ठीक, ये तो हो गया आपको फतेहपुर सीकरी के बारे में। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकल के आ गए थे, आप देख रहे हैं। अब चलते हैं कि अकबर, देखते हैं कि अब कौन सा निर्णय लेने वाला है। अकबर देखिए, एक बहुत ही बड़ा सभागार और सभा भवन, जो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हॉल इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसका निर्माण करवाता है 1575 ईस्वी में। कब करवाया गया? आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा सब चीज़, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सुन लीजिए पहले, उसके बाद लिखिएगा आराम से। तो 1575 ईस्वी में अकबर धार्मिक सभा भवन, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण करवाता है। शुरू में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए खोला गया था। उस समय मुस्लिमों के लिए शुरू में खोला गया था। उसके बाद क्या किया गया? मुस्लिमों को खोला गया तो मुस्लिम में आप जानते हैं कि सिया और सुन्नी दो जाति होते हैं मुस्लिम में भी। तो इधर से काजी और इधर से मौलवी साहब आपस में आएंगे और वहाँ पे किसी मुद्दे पर, इस्लाम में किसी मुद्दे पर डिस्कशन हुआ और झगड़ा हुआ, बहस की आपस में। तो क्या हुआ? तो अकबर को ये बहुत बुरा लगा। तो फिर अकबर 3 साल बाद, लगभग 1578 ईस्वी में, इस रिलीजियस सभा भवन को क्या किया? सभी जातियों के लिए खोल दिया। जब सभी जातियों के लिए खोल दिया गया तो क्या हुआ? तो अब पूरे मुस्लिमों की जातियों के बारे में इसको पता चल गया, ईसाई के बारे में, मुस्लिम जातियों के, जब इसके बारे में, जब मुस्लिम जातियों के बारे में पता चल गया तो इसके बाद क्या किया? सभी जातियों के लिए खोल दिया गया। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जो भी जाति आप जानते हैं, सभी जातियों के लिए खोल दिया गया 1578 ईस्वी में। अब सोचता है कि जब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मुस्लिम जाति सिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए, तो उनके बारे में, गूढ़ रहस्यों के बारे में पता चले, मुझे भी कुछ जानकारी हो उनके जातियों के बारे में। अकबर, जैसे कि आप जानते हैं, अकबर कई विद्याओं में माहिर था। तो यहाँ से भी वो सभी जातियों का नॉलेज लेने लगा, उनके बारे में बहुत सी रहस्यों को जानने लगा। तो क्या हुआ? जब रहस्यों को जानने की कोशिश किया सभी जातियों के बारे में, जब ये जान गया तो क्या किया? तो 1579 में इसे बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद लगभग 1 साल बाद, जब इसको नॉलेज हो गया तो क्या किया? 1579 में बंद कर दिया इबादत खाने को। अब वहाँ पे कोई आना जाना सबका बंद। नॉर्मल जो इंसान थे, जो दीवाने आम, इसको दीवाने आम के भी नाम से जानते हैं, तो दीवाने आम में जो भी आते थे उनसे अब मिलना जुलना बंद कर दिया। फिर क्या किया अकबर? एक घोषणा पत्र जारी करता है, जिसे हम मजहर की घोषणा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मजहर की घोषणा करता है अकबर। मजहर की घोषणा में एक निर्देश दिया गया था फैजी के द्वारा। फैजी वही है अबुल फजल का भाई, जो कि अबुल फजल क्या करते हैं? अकबरनामा लिखते हैं। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे अकबरनामा के बारे में। तो फैजी के द्वारा क्या किया जाता है कि यहाँ पे एक निर्देश, घोषणा पत्र जारी किया जाता है। वैसे तो अकबर ने मजहर की घोषणा कर दिया, तो उसका निर्देश क्या था, उसका क्या रूल था? उसमें रूल में लिखा गया था फैजी के द्वारा और उसके पिताजी के द्वारा उसमें लिखा गया था कि अगर इस्लाम में कोई भी परिवर्तन किया जाए या इस्लाम में कोई भी बड़े कदम उठाए जाएंगे या कोई भी निर्णय लिया जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट उसका जो सहमति होगा वो अकबर के द्वारा किया जाएगा। अकबर, इसका जो लास्ट निर्णय होगा अकबर खुद लेगा। तो भाई अब अकबर हर चीज़ का निर्णय लेने लगा, मतलब किसी जात पे भी निर्णय लेने लगा। अब काजी साहब से, मौलवी साहब से कोई भी मतलब ही नहीं रहा ज़्यादा। अगर कोई कुछ करता है तो अकबर सीधे उसका डिसीजन लेता था।
इनके पास जाने की नौबत ही नहीं आती थी। तो किसी न किसी को तो बुरा लगता था, तो बुरा लगेगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कुछ तो जरूर बोलेगा। तो वहीं पे एक आदमी थे जिनका नाम होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बदायूनी। तो बदायूनी क्या करते हैं, अब्दुल काफिर बदायूनी इनका पूरा नाम है। ये क्या करते हैं कि अकबर को विधर्मी इंसान बोल देते हैं, बोलते हैं कि विधर्मी, अकबर एक विधर्मी इंसान है, ये काफिर इंसान है, अकबर को काफिर बोलते हैं, बहुत ही उल्टा सीधा बोलते हैं कि अकबर ऐसा है, अकबर वैसा है, अकबर के काल में हमें नहीं रहना है। यहाँ से बदायूनी छोड़कर काफिर बोलकर चले जाते हैं, इनको इसका राज्य अकबर का छोड़कर चले जाते हैं। तो भाई अब राजा है तो कोई आए जाए उससे क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है। अगर आप जाओगे तो कोई भी आपकी जगह आएगा, आप अगर अगर नहीं, अगर आप रहना तो रहो, स्वेच्छा से रहो, कोई दिक्कत नहीं। अकबर को विधर्मी करके चला गया। अकबर जो कि नॉर्मल इंसान होता है, जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था, सभी जातियों को लेकर चलता था। सभी जातियों को लेकर चलने की वजह से इतिहास ने इसे और अशोक को, दोनों को महान राजाओं की श्रेणी में रख दिया है। अब देखिए होता क्या है कि अब जब निर्णय लेने लगा, हर एक अकबर किसी न किसी मुद्दे पे अपने स्वयं से निर्णय लेने लगा, तब क्या हुआ कुछ समय बाद, अब देखिए ये तो खत्म हो गया। अब जब क्या हुआ, जब ये सभा भवन बंद हो गया, अकबर के द्वारा मजहर की घोषणा भी कर दिया गया, एक रूल भी बन गया वो अलग से। अब इसके बाद कुछ दिनों बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी में जो यहाँ पे मेवाड़ के राजा जो होते हैं, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा चित्तौड़, यहीं पे मेवाड़ होता है। तो मेवाड़ के एक राजा होते हैं जो कि बहुत ही बड़े योद्धा होते हैं उस समय के। तो अकबर अपने राज्य से मान सिंह को भेजता है। मान सिंह कौन है भाई, मान सिंह वही है जिनकी बहन से अकबर का विवाह हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी अकबर विवाह कर लेता है, मतलब कि आप देख रहे हैं एक तरीके से कि तीसरा या चौथा अकबर का विवाह है। तो अकबर की 5 पत्नियां थी। अब देखिए मान सिंह की बहन से भी अकबर विवाह किया होता है। मान सिंह को भेजता है मेवाड़ के राजा के पास। महाराणा प्रताप उस समय थे। मेवाड़ के राजा कौन थे, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप के पास अकबर भेजता है मान सिंह को कि जाओ वहाँ पे मेरा निर्देश दे दो कि अपना राज्य मेरे राज्य में स्वेच्छा से मिला लेंगे। तो जबकि एक वो बहुत बड़े योद्धा थे महाराणा प्रताप, आप जानते हो, अगर महाराणा प्रताप के बारे में सुने होंगे तो बहुत बड़े योद्धा थे। वो किसी के आगे झुकते उगते नहीं थे, उनसे नहीं मतलब होता था कि हाँ कोई अपने बहुत बड़ा 30 मार्का है, ये वो कुछ नहीं मतलब होता था। वो अपने ही दुनिया में मस्त होते। तो वहाँ पे मान सिंह को भेजा गया अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा भेजा गया मान सिंह वहाँ पे गए, मेवाड़ के राजा से मिले, बोले कि अपना राज्य अकबर के राज्य मिला लें। तो बोले महाराणा प्रताप कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। और मान सिंह का स्वागत सत्कार किया गया। अकबर शाम के समय में गए, जब ये मान सिंह शाम के समय में गए थे तो महाराणा प्रताप खाने पर नहीं आए। रात में जब भोजन होता है ना कि अगर मेहमान आए तो स्वागत सत्कार के लिए आप भी बैठिए, आपके घर कोई आया है तो महाराणा प्रताप बहुत ही अपने ज़माने के उस समय तेज तर्रार इंसान थे। वो अपनी दुनिया में मस्त होते थे, बोलते वो आइबे नहीं किए खाने के समय। मान सिंह वहाँ पे बैठे, खाना पीना खाए और वहाँ के जो राज्य के लोगों थे उनको भाई स्वागत सत्कार किया गया इनका, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं आए, उनसे बात भी नहीं की शाम को। तो मान सिंह को भाई बहुत बुरा लगा, कि बुरा इसलिए लगा क्योंकि अब कोई मेहमान जब बैठ के खाना खा रहा है, उनसे बातचीत करना होता है, तो बातचीत भी नहीं किए, उनको बहुत बुरा लगा। तो ये गुस्से में आए, सुबह उठकर गए और अकबर से बोल दिए कि अकबर ऐसी सी बात है, मेरा बहुत बेइज्जती हुआ, बहुत ही निंदा हुआ वहाँ पे, अब ऐसा करो कि आप युद्ध कर लो। बहुत गुस्से में बोले तो अकबर भी उत्तेजित हो गया गुस्से में। वो भी बोला कि भाई अब ये साला तो थे ना, मान सिंह अकबर के साला कहलाने लगे अब, जबकि इनकी पत्नी, इनकी मान सिंह की बहन से अकबर का विवाह हो जाता है तो साला कहने लगे। तो साला की बेइज्जती हो गई भाई, बहुत ही गंभीर हो गया अब। तो अकबर क्या किए, यहाँ से महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए निकल पड़े और घमासान युद्ध हुआ। ठीक, जब घमासान युद्ध हुआ हल्दी घाटी में, तब क्या हुआ, 18 जून 1575 ईस्वी,
1576 ईस्वी में, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 18 जून 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, बहुत घमासान युद्ध होता है यहाँ पर मेवाड़ में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पॉइंट हमने देख रहे हैं, चित्तौड़ यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए एकदम पास में, ये जब लाइन आप जाएंगे अकबर का, तो यहाँ पे चित्तौड़ में, यहीं पे मेवाड़ की राजधानी क्या होती है, चित्तौड़, और यहाँ के राजा कौन थे, महाराणा प्रताप। तो इनसे घमासान युद्ध होता है, हल्दी घाटी के मैदान पे हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 ईस्वी में। तो अब महाराणा प्रताप कहाँ रुकने वाले, कहाँ चुकने वाले थे, ये भी बहुत अपनी सेना लेकर पहुंच गए युद्ध करने के लिए। बोलते हैं कि आज देख लिया जाए, आज आर या पार। तो क्या हुआ, घमासान युद्ध होता है। हालांकि इसमें महाराणा प्रताप हार जाते हैं। जब हारने के बाद ये एक ऐसे राजा थे, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा कि ये एक ऐसे राजा थे जो अपनी राज्य की सुरक्षा करने के लिए घास की रोटियां तक खा चुके थे। मतलब कि ये अपने एक ऐसे राजा थे, अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए घास की रोटियां भी इन्हें खानी पड़ी थी। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पे महाराणा प्रताप हार जाते हैं, तो अकबर अपना साम्राज्य विस्तारित कर लेता है, फिर ये अपने आप इसको मिला लेता है। तो ये तो था हल्दी घाटी का युद्ध। अब देखिए थोड़ा सा आपको बता दें कि जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, इसमें जो महाराणा प्रताप थे वो अकबर के समकालीन थे। और यहीं पे अगर राणा सांगा की बात करें, मतलब कि अगर किसी युद्ध में युद्ध हो रहा है तो वहाँ पे भी अलग से कहीं भी कोई राजा तो शासन कर रहा होगा अलग से राज्य में, तो इनके शासन काल में जिस तरीके से महाराणा प्रताप थे, उसी तरीके से राणा सांगा किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अभी हम बात करेंगे आपको जब सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ाएंगे। तो ये तो यहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो जाता है। अब देखिए, अब इसके बाद अकबर एक और प्रणाली लाता है, एक और निर्देश देता है लोगों के बारे में कि अगर आप कर देते हैं तो हमको पूरा कर नहीं मिल पाता। जो भी आप मतलब कि उस समय कितना देते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया 2 रुपया देते होंगे, बहुत ही ज़्यादा 1 रुपया 2 रुपया हो गया, और भी मान लीजिए कुछ देते होंगे कम। तो उस समय अकबर के पास समझ लीजिए अगर पहुंचना होता था 100 रुपया, अगर 100 रुपीज़ अकबर डिमांड किया था कि अगर हम इस प्रदेश से आपको हमें कर 1 साल में 100 रुपीज़ चाहिए, तो मिलता कितना था, मान लीजिए अकबर को 60 रुपया मिला, तो बाकी के 40 रुपये कहाँ गए। तो बाकी के जो 40 रुपये थे, यहाँ पे जो बीच में लोग बैठे हुए हैं घुसखोर लोग, वही खाते थे पहले भी। जो कि आज भी अगर निर्मला सीतारमण ने अगर अनाउंस कर दिया कि हमें पूरे भारत से इतना रुपये चाहिए, 100 रुपये मान लीजिए यहाँ से चाहिए, तो जो इनके पास 60 रुपये पहुँचता है, तो बाकी के 40 रुपये क्या होता था, वही होता था जो आप समझ रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग होते थे घपलाबाजी कर देते थे। तो अकबर इन सबसे परेशान हो जाता था। तो एक प्रणाली लाया जिसका नाम है 10 साल प्रणाली, देखिए आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है यहाँ पे। अकबर एक प्रणाली लाता है, क्या नाम है, 10 साल। अब इसका तात्पर्य क्या है, देखिए 10 साल प्रणाली का मतलब ये होता है कि 10 मतलब 10, 10 मतलब 10, साल मतलब ईयर। मतलब कि अगर कोई भी आपको कर लगा दिया जाए, मतलब कि आपको अगर बता दिया गया कि आपसे हम 1 रुपया लेंगे, तो ये 10 सालों के लिए हम आपसे 1 ही रुपया लेंगे, इससे ऊपर न तो होगा न तो नीचे। अब भाई जब वहाँ की जनता होती है तो जनता को भी तो मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार हमसे इतना रुपया लेती है। अब बीच में जो होते थे घपलेबाजी करने वाले, अगर इनको पता ही नहीं रहेगा तो बीच में यहाँ से लेके जाएंगे कुछ रुपए खाकर, वहाँ पर बीच में जो 40-50 रुपये खाना वो खाकर वहाँ पे फिर देते थे, जो भी बचता था इनके पेट से जो भी बचता था वहाँ पर देते थे। तो अकबर इन सबसे परेशान होकर एक 10 साल प्रणाली लाया। बोलता था कि अगर हम आपसे इतना कर लेंगे तो 10 सालों के लिए आप इतना ही हमें कर देंगे, इतना तो इससे हम बढ़ाएंगे न तो घटाएंगे। ये वहाँ से एक नियम लागू कर दिया। ठीक है, तो एक प्रणाली लागू करता है अकबर, 10 साल प्रणाली। ये कब लागू किया गया था, 1580 ईस्वी में। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, 1580 ईस्वी में 10 साल प्रणाली को अकबर लाता है, लागू करता है अपने राज्य में। ठीक है, ये तो हो गई एक नए कर और नए प्रणाली के बारे में। अब देखते हैं कि अकबर अब एक और युद्ध करता है आज़ाद नगर का। तो जो आज़ाद नगर होता है वहाँ पर एक
लड़का शासन करता रहता है। मतलब समझ लीजिए कि 14-15 साल का बालक होता है आज़ाद नगर में, तो आज़ाद नगर में 14-15 साल का बालक होता है वहाँ पर। तो अकबर अपने दूत से, मतलब अपने सहयोगियों से बोलता है, अपने राज्य के जो लोग होते हैं, किसी न किसी को तो भेजता था कि जाओ, अगर वो स्वेच्छा से हमारे राज्य में मिला लेते तो ठीक, नहीं तो हम युद्ध तो करेंगे ही। तो अकबर के द्वारा किसी को भेजा गया, अकबर वहाँ पे गया, कहाँ पर, आज़ाद नगर में। तो आज़ाद नगर में यहाँ का एक बहादुर शाह नामक लड़का 13-14 साल का राज्य करता था, जिसकी संरक्षिका थी उस समय चांद बीबी के नाम से आप जानते होंगे अगर आप देखे होंगे तो चांद बीबी उसकी संरक्षिका थी, जो उसकी माँ या बुआ जी थी, ये कंफर्म नहीं हो चुका है। तो चांद बीबी के द्वारा संरक्षण उसका किया गया था, और वो भी उस बहादुर शाह की संरक्षिका थी उस समय। तो उनके द्वारा मना कर दिया गया कि नहीं, हम आपके राज्य में, अकबर के राज्य में अपना राज्य नहीं मिलाएंगे, हम स्वेच्छा से अपने राज्य मस्त है, अपने राज्य, हम अपने राज्य के लोगों से खुश हैं, ठीक है। तो अपना राज्य मिलाना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या किया गया कि कुछ समय पश्चात जो आज़ाद नगर था वहाँ पर भी अकबर के द्वारा युद्ध किया गया सेकंड बार। अब आज़ाद नगर पे युद्ध करके उसे भी अपने राज्य में मिला लिया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो अकबर ये बहुत ही बड़ा निर्णय लेता है, एक नए धर्म की स्थापना करता है, एक नया धर्म जो होता है उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरीके से वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी आपको। अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए पर्सनली तो हमें ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।